आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर वर्क एंड एनर्जी से हमारा एक सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी, है ना। वर्क पूरा तरीके से हमारा खत्म हो चुका है, यानी कि वर्क इस चैप्टर का हेडिंग यदि आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वर्क एंड एनर्जी, है ना। तो वर्क जितना भी हम लोगों को वर्क में पढ़ना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कल हमने बोर्ड पे आपको समझाया था वर्क किस प्रकार से क्या है इसमें, है ना। वर्क का क्या फॉर्मूला है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। चलिए, तो वर्क हमारा सक्सेसफुली खत्म हो चुका था। आज हम सेकंड करेंगे अपने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को जिसका नाम होने वाला है एनर्जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग आज क्या करेंगे, पहले स्क्रीन पे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है अभी फिलहाल जो कि केवल थ्योरी वाला पार्ट है, आपको सुन के ही समझ में आ जाएगा, जो कि आप बचपन क्लास से भी जानते आ रहे हैं। तो एनर्जी टॉपिक में आपको कुछ ऐसा टर्म मिलने वाले हैं या फिर ऐसे कुछ लाइंस मिलने वाले हैं जो कि आप पहले से जानते भी हैं। तो इसके लिए बोर्ड पे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम लोग एनर्जी के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, है ना। एनर्जी हम लोग अलग अलग प्रकार के एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एनर्जी में सबसे पहला हमारा टाइप एनर्जी का होगा काइनेटिक एनर्जी। तो उसको समझने के लिए हमको बोर्ड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि इस क्लास के बाद हम लोग अभी तुरंत ही हम लोग चलेंगे अपने बोर्ड पे। पहले हम लोग इसको इतना समझ लेते हैं एनर्जी क्या है, ठीक है। चलिए आप जरा ध्यान से सुनिए, इसको क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। कितना सही बात लिखा हुआ है ना। एनर्जी का मतलब हमेशा ना खाने पीने से जो एनर्जी मिलता है वो नहीं होता है। यदि आप, चूंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में एनर्जी का मतलब केवल खाने पीने से जो हमको ताकत मिलता है वो नहीं होता है। एनर्जी का मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। एनर्जी का मतलब हम लोगों को जो आग से एक गर्माहट मिलती है वो भी एनर्जी ही है ना। तो एनर्जी का अलग अलग रूप हो सकता है। तो एनर्जी के बिना हमारा जिंदगी बिल्कुल देखा जाए तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि यदि हमको एनर्जी ना मिले, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चलो इलेक्ट्रिसिटी सबको छोड़ दो, कुछ देर के लिए उसको साइड कर दो, है ना। सपोज कीजिए कि वही वाला एनर्जी जो हम लोग खाते पीते हैं, जो उससे हमको एनर्जी मिलता है वो चीज़, ठीक है। तो यदि हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे, हमारे प्रेजेंस होने का क्या कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना एनर्जी के हमारा लाइफ इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है मतलब कि पॉसिबल नहीं है ना। तो एनर्जी हमको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। आगे, द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। सन यानी कि सूरज से मिलने वाला एनर्जी जो है वो हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है और नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, दोनों है वो। बात समझ में आ रही है? यानी कि सन को कहा जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, हमने आपको एक बार कहा था कि चलो यहाँ पे अभी तुरंत आपने जान लिया कि सूरज जो है वो सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये अभी तुरंत आप यहाँ पे जान गए। लेकिन हमने आपको एक क्लास में कहा था इसी चैप्टर में कि आपको सूरज की जो एनर्जी है वो यदि आपको 10 दिन ना भी मिले तो आप जी लेंगे, आप सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन आपको 10 दिन भोजन ना मिले तो आप नहीं जी पाएंगे। तो आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि सर, हम भोजन के बिना नहीं जी सकते हैं, लेकिन सनलाइट के बिना हम जी सकते हैं, कुछ ही दिन जिएंगे लेकिन जी जाएंगे। तो इस सेंस में हमारा सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे हुआ? हमारा फूड होना चाहिए था अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा फूड जो हम लोग खा रहे हैं वो फूड भी किससे मिलके बना है? सन से ही मिलके बना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आप फूड खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सूरज के एनर्जी को ही ले रहे हैं, अपने अंदर समेट रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस सन, यानी कि हमारा बहुत सारे ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं जो कि सूरज की रोशनी से ही प्राप्त होता है। जैसे आपको मालूम है कि हम भोजन खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा, ताकत आएगा, लेकिन वो भोजन भी कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी के अंदर में ही बना है हमारा। बात समझ में आ रही है? तो सूरज का रोशनी जो हमारा सूरज से जो हमारा एनर्जी मिलता है वो बहुत सारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है जो कि ह्यूमन बींग्स को चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है? अब आपको मालूम है कि सनलाइट से हमारा प्लांट भोजन बनाता है, सनलाइट से ही हमारा सोलर पैनल चलता है ना, बहुत सारा चीज हमारा है। तो सोर्स इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम द टाइड्स। तो सन तो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो ही गया,
फूड से भी एनर्जी मिलता है हमको, लेकिन एनर्जी हमको और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ों से मिलता है, जैसे न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स का मतलब क्या हुआ? हाँ, एटम के न्यूक्लियस से भी हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस के सॉरी एटम के न्यूक्लियस से जो हमको एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? न्यूक्लियर एनर्जी। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलता है, अच्छा न्यूक्लियस क्या होता है? कि एटम का सेंट्रल पार्ट है ना। तो अब एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के नीचे जो है ना गर्माहट है, हीट है, वो भी हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, थर्मल एनर्जी। धरती के अंदर से जो हमको एनर्जी मिले उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। एंड फ्रॉम द टाइड्स, टाइड्स मतलब कभी आप देखते होंगे कि समुद्र का पानी का जो लेवल है वो कभी उठ जाता है, कभी बैठ जाता है, यानी कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। तो टाइड से भी हम लोगों को एनर्जी मिलता है और उसको हम लोग कहते हैं टाइडल एनर्जी। क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी। तो एटम के न्यूक्लियस से जो एनर्जी मिले उसको कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। धरती के अंदर से जो एनर्जी मिले उसको कहेंगे थर्मल एनर्जी। उसके बाद टाइड से जो हमको एनर्जी मिले, यानी कि समुद्र का लेवल कभी उठना कभी बैठना, कभी उठना बैठना, इससे जो हमको एनर्जी मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का सोर्स हमारे सामने बहुत सारा है, कहीं से भी हमको एनर्जी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एनर्जी के प्रॉपर डेफिनेशन पे, जो कि आपको बहुत समय से लग रहा होगा कि सर एनर्जी का मतलब आखिर होता क्या, ये कब बताएंगे? हालांकि इंट्रोडक्शन तो आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी का मतलब आप कब बताएंगे? अब हमारा यहाँ पे एनर्जी के मतलब को ही समझना होगा, ठीक है। तो आखिर एक्चुअली एनर्जी है क्या? फिजिक्स में एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे यदि प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो एनर्जी का मतलब क्या है? हमने भोजन खाया, हमारे शरीर में ताकत आ गया, मतलब कि हमारे बॉडी में एनर्जी आ गया, हम कोई भी आप काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये होता है एनर्जी का मतलब। लेकिन फिजिक्स में एनर्जी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखिए, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज टर्म्ड एज एनर्जी। फिजिक्स में एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी काम को करने का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसी को हम एनर्जी कहेंगे। मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए कि आपको ना एक छोटा सा पत्थर है, उसको हथौड़ा मार मार के तोड़ना है, ठीक है। तो आप तभी तक हथौड़ा मार पाएंगे, तभी तक आप काम कर पाएंगे उस पत्थर पर जब तक आपके बॉडी में एनर्जी है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास, आप एक पार्क गए हुए हैं, सर चलो फील्ड ले लो, ठीक है। पार्क तो बहुत छोटा सा होता है, तो आप फील्ड में एक गए, उस फील्ड में ना आपको 20 चक्कर लगाना है, ठीक है। और वो फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फील्ड है वो, उसमें आपको 20 चक्कर लगाना है। तो आप तभी तक चक्कर लगा पाएंगे जब तक आपके बॉडी में एनर्जी रहेगा, है ना। तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ? किसी भी काम को करने का जो क्षमता होता है उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। सपोज यदि हमको कोई कहा दे कि ये बड़ा सा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को तोड़ तोड़ के नीचे गिराओ, है ना, इसको तोड़ दो, तो हम क्या करेंगे? हथौड़ा उठाएंगे, इसमें तब तक हथौड़ा मारते रहेंगे जब तक हमारे बॉडी में ताकत है, एनर्जी है। मतलब क्या हुआ? हम बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, मतलब ये काम कर रहे हैं, और काम हम कब तक कर पाएंगे? जब तक हमारे बॉडी में ताकत है, यानी कि एनर्जी है। तो एनर्जी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? किसी भी काम को करने का आपके बॉडी में क्षमता कितना है, उसी को हम लोग कहेंगे एनर्जी। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज कीजिए, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आपके पास एक बाइक है, बाइक में आपने 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका गाड़ी तभी तक चलेगा जब तक उसमें 1 लीटर पेट्रोल है। यदि वो खत्म हो गया तो क्या गाड़ी आपका चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि उस गाड़ी को यदि चलना है तो उसके अंदर एनर्जी है, वो भी एनर्जी किस रूप में है? पेट्रोल के रूप में है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली एनर्जी का मतलब ये होता है फिजिक्स में कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो काम करने का जो आपका क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। और यहाँ पे आप ये भी एक चीज जान लीजिए, हालांकि हमने नोट्स में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपके बॉडी में एनर्जी कम है तो आप काम कम कर पाएंगे, यदि आपके बॉडी में एनर्जी बहुत है तो आप बहुत लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? वर्क के साथ।
तो एनर्जी ज़्यादा होगा तो काम भी ज़्यादा होगा, एनर्जी कम होगा आपके बॉडी में तो काम भी कम ही हो पाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब अब यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि किसी भी काम को करने का जो क्षमता हमारा होता है, जो कैपेसिटी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। और हमारे बॉडी में जितना एनर्जी रहेगा उतना ही हम काम कर पाएंगे, यही होता है एनर्जी का मतलब। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। देखिए ये जो पॉइंट हमने अभी पढ़ा ना, ये पॉइंट बड़ा सिंपल है लिखा हुआ, लेकिन इसके मतलब को समझिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब समझिए, देखिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को आपको तोड़ना है हथौड़ा मार मार के। ठीक है, तो आपके हाथ में एक हथौड़ा भी है और आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर भी है, तो आप क्या कर रहे हैं, हथौड़ा को उठाएं, आप पत्थर पे मारना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हथौड़ा कौन मार रहा है? यानी कि हथौड़ा तो आप मार रहे हैं, तो हथौड़ा मार रहे हैं आप, तो एनर्जी आपका लूज हो जाएगा। और आप हथौड़ा मार किस पे रहे हैं? पत्थर पे, तो पत्थर को एनर्जी मिल जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी, मतलब कि जो आदमी काम करता है वो अपने एनर्जी को लूज कर देता है। तो आप हथौड़ा मार रहे हैं, लगातार मारते 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 मारते, एक समय आएगा जब आप थक जाएंगे पूरी तरीके से, यानी कि आपके बॉडी में एनर्जी अब नहीं बचा हुआ होगा। तो जो काम करता है वो एनर्जी लूज कर देता है, खत्म कर देता है, लेकिन एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, लेकिन जिस पे आपने काम कर रहा था, जिसको आप मार रहे थे हथौड़ा से, उसने क्या कर लिया? एनर्जी को पा लिया, एनर्जी को उसने पाया, इसीलिए वो पूरी तरीके से टूट गया। यहां पे टूटने का मतलब क्या है? यहां पे टूटने का मतलब है कि उसको एनर्जी मिल गया। कोई डाउट अब इसमें? जैसे आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से समझिए कि कोई भी काम यदि आप लगातार करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप थक जाते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो काम करता है वो एनर्जी को लूज करता है, और जिस पे काम होता है वो एनर्जी को गेन कर लेता है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट अब इसमें? तो हमने पत्थर पे मारना शुरू किया, इसका मतलब कि हमने एनर्जी को लूज किया, हमने एनर्जी को खत्म कर दिया। और पत्थर हमने हथौड़ा किस पे मारा? पत्थर पे मारा, मतलब कि पत्थर ने एनर्जी गेन कर लिया। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कोई डाउट? चलिए, अच्छा आप कभी भी बचपन में वो खेलें, गोली आप खेलें, गोली, वो जो हाथ से कंचा जिसको मारा जाता है, उसमें आपने कभी ना कभी इस चीज़ को गौर किया होगा कि जब एक आदमी कुछ दूरी पे रखे हुए कंचे को मारता है, कुछ दूरी पे रखे हुए कंचे को मारता है, तो जिस कंचे से आप मार रहे हैं वो कंचा दूसरे वाले कंचे पे जब टकराता है तो जो दूसरा वाला कंचा होता है वो दूर भाग जाता है, और जो पहला वाला कंचा होता है वो वहीं पे रुक जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे पहला वाला कंचा जो कि अपने हाथ से छोड़ा, उन्होंने अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, किसको? दूसरे वाले कंचे को, इसलिए दूसरा वाला आगे भाग गया और पहला वाला पीछे ही रह गया। अब बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? तो जो काम करेगा वो एनर्जी लूज करेगा, और जिस पे काम होगा वो एनर्जी को गेन करेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब ये हो गया कि जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरे पास एनर्जी है तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, यानी कि बल अपना दिखा सकते हैं। अब आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो क्या आप उठ भी पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आपका एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो क्या आप बेड पर से भी उठ पाते हैं? क्या नहीं उठ पाते हैं, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस बॉडी के पास या फिर जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगा वो एक दूसरे पे फोर्स भी लगा पाएगा। यदि हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उठ के एक बड़े से पत्थर के टुकड़े पे हथौड़ा मार सकते हैं। और यदि एनर्जी रहेगा ही नहीं तो क्या हम फोर्स लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, यानी कि हथौड़ा नहीं मार पाएंगे, है ना? तो जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगा वो ऑब्जेक्ट फोर्स भी लगा पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि चलिए आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट हो गए,
और हमारे सामने रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि हम पहला ऑब्जेक्ट और पत्थर दूसरा ऑब्जेक्ट। तो हम पत्थर पे हथौड़ा मारेंगे, चूंकि हम मार रहे हैं हथौड़ा, तो हम क्या करेंगे, लूज करेंगे एनर्जी को, और मेरे द्वारा लूज किया गया एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, स्टोन में, यानी कि पत्थर में। तो हमने जो एनर्जी लूज किया, एक्चुअली वो लूज किया हुआ एनर्जी ट्रांसफर हो गया पत्थर में, इसीलिए वो जाके एक बार टूट जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो मेरे द्वारा एनर्जी लूज किया गया, पत्थर में जाके एनर्जी मिल जाएगा, इसीलिए वो टूट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी जो है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है मालूम चल गया। कैसे ट्रांसफर होगा, पहले वाला एनर्जी अपना लूज कर देगा और दूसरे वाले को दे देगा, और देने का मतलब है कि उसमें टूट जाना, उसमें मूवमेंट आ जाना, इस प्रकार का चीज। ठीक है, आगे उसके बाद द सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव्स एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। अब इसको ना आप ऐसे समझिए, देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए, हालांकि पत्थर वाला एग्जांपल भी बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी एक आसान सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपके सामने एक 4 व्हीलर रखा हुआ है, ठीक है, और वो 4 व्हीलर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि उसको धक्का मारने की जरूरत है। आप देखे होंगे कभी कभी गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट किया जाता है ना। तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको धक्का मार के उसको स्टार्ट करना है ना। तो अंकल जो उधर से आए आप और आपको बोल दिया कि बेटा थोड़ा धक्का मार दो पीछे से गाड़ी पे, तो आप क्या करने लगे, गाड़ी में धक्का लगाने लगे। तो गाड़ी आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है और आप क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंस में आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैं और गाड़ी आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। तो गाड़ी आपका क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट, और आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब जब आप गाड़ी पे अपना पूरा फोर्स उसको लगा के धक्का मार के उसको जब धकेलिएगा, तो आप क्या कर रहे होंगे, एनर्जी को लूज कर रहे होंगे, और आपका एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रहा होगा, गाड़ी में ट्रांसफर हो रहा होगा। इसीलिए आपका गाड़ी क्या होने लगता है, धक्का लगाने के बाद मूव करने लगता है। बात समझ में आ गई है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव्स एज इट रिसीव्स एनर्जी। तो उसको जैसे एनर्जी मिल जाएगा वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, एंड देयरफॉर डू सम वर्क। और अब जब गाड़ी चलने लगा, गाड़ी मूव करने लगा, तो क्या वो कोई वर्क को किया। वर्क का मतलब क्या होता है कि फोर्स लगाने के साथ, उसके साथ क्या, फोर्स लगाने के कारण उसमें क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। अब जब आपने फोर्स उस पर लगाया तो उसमें मूवमेंट तो आ ही गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो आ ही गया, तो वो वर्क कुछ ना कुछ किया। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, केवल आपको इसमें ध्यान में ये रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो वो फोर्स लूज कर रहा होता है, और जिस पे फोर्स लगाता है वो एनर्जी को सॉरी मिस्टेक हो गया, जो फोर्स लगाएगा वो लूज करेगा एनर्जी को, और जिस पे लगाएगा, जिस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगाएगा वो एनर्जी को गेन कर लेगा, जिसके कारण उसमें मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही बात आपको यहाँ पे समझना था। Thus, the first object had a capacity to do work। तो यहाँ पे जो आपने धक्का मारा गाड़ी को, तो आप क्यों धक्का मार पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। बात समझ में आ गई। और एनर्जी है मतलब कि आपके पास काम करने का क्षमता है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास एनर्जी है, तभी तो आप गाड़ी को धक्का मार पा रहे हैं, और गाड़ी को धक्का मारने से उसमें मूवमेंट आ गया, मतलब कि आपने काम कर दिया। कोई डाउट अब इसमें। चलिए, तो बहुत कुछ इसमें आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लीजिए आप कि जो यानी कि पहला ऑब्जेक्ट जो अपना फोर्स लगाएगा किसी के ऊपर, चाहे वो हथौड़ा मारे, चाहे वो गाड़ी को धक्का दे, वो अपना एनर्जी लूज करेगा, और जिस पे वो लगा रहा है वो एनर्जी को गेन करेगा, जिसके कारण उसमें मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप धक्का क्यों मार पा रहे हैं, गाड़ी को क्यों धकेल पा रहे हैं, पत्थर को क्यों तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी है, और एनर्जी है तभी तो आप ये सब काम कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे। दिस इंप्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। तो यहां से जो हमने इतने सारे चीजों को पढ़ा, ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको ये बता रहा है कि जिस बॉडी के पास एनर्जी होगा वो अपना काम कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। और उसके पास जितना एनर्जी होगा उतना ही वो काम कर पाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके बॉडी में एक फील्ड में 10 चक्कर घूमने का है एनर्जी, तो आप 20 चक्कर घूम पाइएगा क्या, कभी नहीं घूम पाइएगा। तो कोई भी आदमी उतना ही काम करता है जितना उसके पास एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक में कोई डाउट, चलिए आगे।
द एनर्जी possessed by an object is measured in terms of its capacity of doing work। मतलब क्या हुआ, देखिए इसको ना, ये लाइन आपको समझना चाहिए, वो भी ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। देखिए इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है जो कि हमने आपको अभी तुरंत बताया भी था, कि किसी भी आदमी के पास जितना एनर्जी है वो उतना ही काम करेगा ना। मतलब कि एनर्जी और वर्क दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, दोनों बिल्कुल सेम लग रहा है आपको। भाई अब ऐसे आप समझिए कि आपके पास जितना एनर्जी है आप उतना ही काम कीजिएगा, एनर्जी आपके पास है ही नहीं तो आप कहाँ से काम कर पाइएगा। मतलब कि वर्क और एनर्जी दोनों आपस में रिलेटेड है ना, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। भाई कैसे डिपेंड है, जितना एनर्जी होगा उतना ही आप काम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस सेंस में द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। तो यहां पे SI यूनिट जो होता है हमारा एनर्जी का, वो वही SI यूनिट होगा जो SI यूनिट हमारे वर्क का होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जितना एनर्जी होगा उतना आप वर्क कर पाएंगे। तो दोनों का दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए वर्क और एनर्जी का दोनों का SI यूनिट जो होता है वो जूल ही होता है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्क का हमने एक और SI यूनिट आपको बताया था, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हैं या फिर आप जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल ना हमने जब हम कल आपको वर्क पढ़ा रहे थे तो वर्क में हमने आपको एक चीज और बताया था, 1 जूल ऑफ वर्क। क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क तब होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और उसमें जो मूवमेंट है वो 1 मीटर का आ जाए, तो वो हमारा 1 जूल ऑफ वर्क कहलाता था। लेकिन 1 जूल ऑफ एनर्जी कब कहेंगे हम लोग? कब कहेंगे? देखिए 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। मतलब कि 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या मतलब क्या हुआ, कि आप काम कीजिए, ठीक है, और आपको काम कितना करना है? 1 ही जूल जितना काम करना है, ठीक है, और वही 1 जूल आपने जो काम किया उतना ही काम कीजिएगा ना जितना एनर्जी होगा। तो 1 जूल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? 1 जूल वर्क कर देना। यदि आपने 1 जूल का वर्क कर दिया, इसका मतलब कि आपने 1 जूल का एनर्जी लगा दिया। बात समझ में आ गई? कोई समस्या अब इसमें? तो इसको आप ध्यान से वर्क वाले टॉपिक से कनेक्ट कीजिएगा ना यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि 1 जूल आप काम कर दीजिए, क्योंकि जितना आपके पास एनर्जी है उतना ही आप काम कीजिएगा, है ना। तो 1 जूल काम कर दीजिए, इसका मतलब हो गया कि आपने 1 जूल का एनर्जी खत्म कर दिया। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, हो गया काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी पूछे या फिर 1 जूल ऑफ वर्क पूछे तो दोनों अब आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड कॉल्ड किलो जूल। कभी कभी ना ये जो जूल आप देख रहे हैं ना, 1 जूल ऑफ एनर्जी, ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। तो हम लोग फिजिक्स में ना जूल के बड़े यूनिट का भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, एनर्जी के बड़े बड़े यूनिट का कभी कभी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं किलो जूल। किलो जूल को लिखने का तरीका क्या है? स्मॉल के और कैपिटल जे, ठीक है। तो जूल का बिगर यूनिट हमारा कौन सा हुआ? किलो जूल, स्मॉल के और कैपिटल जे। उसके बाद आगे 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। जैसे आप कहते हैं ना 1 kg में कितना ग्राम, 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। उसी प्रकार से 1 किलो जूल में कितना जूल? 1000 जूल। सिंपल सी बात। तो इसमें आपको यही सब कुछ याद रखना था। यहाँ पे कोई डाउट? हर एक चीज समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टोटल टॉपिक हो गया, इंट्रोडक्शन ही आप कह लीजिए एनर्जी का, ठीक है। अब एनर्जी के अंदर ही आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने फॉर्म्स हैं देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो 2 ही प्रकार के एनर्जी के बारे में आपको फिलहाल ज़्यादा पढ़ना है। वो है आपका पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हालांकि ये सारा का सारा हमारा एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन इस चैप्टर में खास करके आपको जो है 2 एनर्जी के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। वो है आपका काइनेटिक एनर्जी पहला और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद आप हीट एनर्जी जानते हैं, जो कि आपको आग से मिले हीट,
यानी कि आपको गर्माहट मिले, केमिकल एनर्जी जो केमिकल से मिले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी से मिले, लाइट एनर्जी जो कि आपको लाइट से मिले, रोशनी से मिले, है ना, ये सारा का सारा हमारा एनर्जी का फॉर्म होता है। तो अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करने वाले हैं सबसे इसका पहला वाला एनर्जी का फॉर्म जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए हम लोग चलेंगे अपने बोर्ड पे। बात समझ में आ रही है? तो काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए चलेंगे हम लोग बोर्ड पे, और बोर्ड पे समझेंगे कि आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। और काइनेटिक एनर्जी हम बोर्ड पे इसलिए समझाने जा रहे हैं क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है वो डिराइव करना सिखाएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उसको ड्राइव करने आना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो ये चीज़ स्क्रीन पे संभव नहीं है क्योंकि वो हमको लिख लिख के बताना पड़ेगा, तो वो हम लोग उसको अपने बोर्ड पे देखेंगे, लेकिन अभी तुरंत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अपने बोर्ड पे समझेंगे काइनेटिक एनर्जी को, और बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में वो सबका सब आपका इस टॉपिक में भी लिखा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो अलग है और जो नोट्स में लिखा हुआ है वो बिल्कुल अलग है, नहीं, सब चीज़ सेम है। ठीक है, बस फर्क यह है कि हम लोगों ने अभी तक अपने स्क्रीन पे समझा, अब काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोर्ड पे समझने वाले हैं क्योंकि उस पर थोड़ा सा लिख के बताना हमको है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे और मिलते हैं बोर्ड पे। थैंक यू वेरी मच।